तो हेलो एवरीवन, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करें। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं इसमें हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और मज़ा भी आता है ये सारी चीज़ें करने में, देखने में, पढ़ने में। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अपने को स्टडी क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है कि जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती क्या है। डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है कि डाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है कि बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जिससे क्या होता है वो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज और एब्जॉर्ब हो जाती है ना। यही प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, डाइजेशन कहलाती है। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं कि जो चीजें क्या हो रही है, टूट रही हैं, तो क्या चीज टूट रही है हमारी बॉडी में, है ना। लाइक हमारे अंदर जो भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को फर्स्ट चीज चाहिए न्यूट्रिएंट्स। अपनी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिज्म। यानी जितने भी मेटाबॉलिज्म हमारे होते हैं उन सब के लिए अपने को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शन इन अ ह्यूमन बॉडी और इन अ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन occur in the body, ठीक है। अच्छा, अब तुमने SM1 यानी टर्म 1 में पढ़ा हो तो मेटाबॉलिज्म के भी दो टाइप्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कैटाबॉलिज्म, यानी कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो टूट के छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जा रहा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं, इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है कि आपके छोटे छोटे रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं और क्या क्रिएट कर दे रहे हैं, आपका एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट कर दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो बात आ गई न्यूट्रिएंट। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं गए तो हमारे जितने भी मेटाबॉलिज्म यानी अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, जिससे हमारा पूरा पूरा शरीर चल रहा है, जिससे हम जिंदा हैं, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। यानी न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, ठीक है, मॉलिक्यूल कह लो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक होता है बायो, या ऐसे कह लो, हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं। लाइक जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो, है ना, जो भी चीजें खा रहे हो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम दो चीजें में दो सब कैटेगरीज इसकी डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, देखो दो सब कैटेगरीज हैं न्यूट्रिएंट्स की, एक होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, नाम से छोटा, है ना, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल साइज के होते हैं, है ना, और स्मॉल साइज के साथ ही साथ हमारे बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, उन्हीं यानी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो आपके बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, डायरेक्टली आपके डाइजेस्ट नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप विटामिन्स खा लो तो विटामिन्स आपकी बॉडी में इजीली यूटिलाइज हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन आप खा लो, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा लो, फैट्स खा लो, ये सारे के सारे जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके बॉडी में डायरेक्टली क्या नहीं हो सकते, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन भी हम यहीं से ऐसे क्रिएट करते हैं कि those nutrients which can be directly
एब्जॉर्ब इन बॉडी, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल हो सकते हैं उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे एग्जांपल, इसके एग्जांपल हो गए हमारे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। अब तुमने थोड़ा बहुत ऐसे टर्म 1 में पढ़ा है तो तुमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, लाइक प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से बना है तो हम इसको अमीनो एसिड, जो हमारी अमीनो एसिड होती है वो हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है, अमीनो एसिड्स। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके किसके, ये आपके एग्जांपल हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट यहीं से बता सकते हो, दोज न्यूट्रिएंट्स which cannot be directly absorbed in human body या in body, ठीक है, in body। तो इसका एग्जांपल पूछोगे तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? जितने भी बड़े बड़े हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, एग्जांपल के तौर पे हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा होता है, ये इजीली हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे, ईटीसी कर देते हैं इसको, ठीक है, फैट्स हो गए। ये सारे के सारे एग्जांपल है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये किसके एग्जांपल है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मेरा मोटिव क्या था ये सब पढ़ाने का कि मैंने न्यूट्रिएंट्स पढ़ाया, अब न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप्स पढ़ाए, ठीक है। तो डाइजेशन तुमने सुना था, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यही डेफिनेशन आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो है क्या, असल में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में चेंज करना है। रीजन क्या है? क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अगर आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाए तो वो डाइजेस्ट नहीं होती, लाइक एब्जॉर्ब नहीं होती, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। इसीलिए यहीं से आप चाहो तो एक और डेफिनेशन डाइजेशन की बना सकते हो कि आप कह सकते हो इट इज द कन्वर्जन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल या ऐसे कह लो मैक्रो न्यूट्रिएंट इनटू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। समझो अच्छे से। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि डाइजेशन में क्या क्या चीजें आती है, लाइक क्या क्या बेसिक्स थे कि डाइजेशन की डेफिनेशन असली क्या बनती है हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है, ठीक है, ओके। तो अब क्या, अब डाइजेशन देखो, आपने यूनिसेलुलर छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है ना, जूनियर क्लास में पढ़ रखा है कि डाइजेशन इन अमीबा के अंदर लाइक सिंगल सेल का अगर डाइजेशन है तो क्या करता है, आपके अपने सेल सरफेस से डाइजेशन कर लेता है। वो क्या कर लेता है, सेल का एक फूड का व्हीकल क्रिएट कर लेता है, अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है, फूड व्हीकल के थ्रू अपने बॉडी के अंदर डालता है और उसे ही फिर डाइजेस्ट कर लेता है ना। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं, लाइक मतलब बढ़ते क्रम में आते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं, तो डाइजेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अपने को क्या स्टडी करना है, अपने को पढ़ना है ह्यूमन डाइजेशन। अपने को क्या पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेशन अपने को पढ़ना है, तो हम सिर्फ ह्यूमन डाइजेशन की तरफ स्टडी करेंगे कि ह्यूमन डाइजेशन में क्या क्या चीजें अपने को स्टडी करनी है, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेशन है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेशन में आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले अगर कुछ भी चीज आप पढ़ रहे हो है ना, पूरी प्रोसेस आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको उसके डायग्राम की तरफ जाना चाहिए और डायग्राम में जितनी भी प्रोसेस होगी, लाइक आपका जो भी फूड होगा वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होगा, ये चीज स्टडी करना जरूरी है। तो ह्यूमन डाइजेशन में लाइक अगर तुम्हें पूरा का पूरा पाथवे याद है तो क्या होता है, आप सबसे पहले जो भी फूड होता है वो जाता है माउथ में, माउथ के बाद जाता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस के बाद जाता है वो कहाँ पे, आपके स्टमक में। कहाँ पे जाता है, स्टमक में। और स्टमक के बाद कहाँ जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या जाता है वो जाता है रेक्टम, एंड देन एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो माउथ एंड एनस
आर योर ओपनिंग, ठीक है, ये आपकी ओपनिंग होती है, यानी फूड का पाथवे पूरा का पूरा ये होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो तो होता क्या, वो आपके एग्जाम में ऐसा ही कुछ फ्लो चार्ट बना के दे देता है, बोलेगा कि जो भी फूड का पाथवे होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, एक अरेंज करके दिखाओ, नीचे ऑप्शन होंगे, आपको ऐसा कोई पाथवे पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है और वो होगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, तो अब अपने को पूरा का पूरा चीज ये पूरा का पूरा स्टडी करना है कि माउथ क्या होता है, इसोफेगस, स्टमक, बिल्कुल डिटेल में हमको स्टडी करना है क्लास 11, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं माउथ, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ। क्या पढ़ेंगे हम? माउथ, ठीक है। माउथ से पहले अगर मैं बता दूं तो डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन की जो भी प्रोसेस हो रही है आपके दो कैटेगरीज में हो रही है, एक और दो, ठीक है। फर्स्ट इज योर बकल कैविटी, बकल कैविटी, और बकल कैविटी को छोड़ के जितना भी पार्ट है उसको कहते हो आप एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हो आप इसको? एलिमेंट्री कैनाल। इसको क्या कह रहे हो आप? एलिमेंट्री कैनाल, बकल कैविटी एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो माउथ, माउथ यानी माउथ क्या है आपका, लाइक इसोफेगस से नीचे वाला जितना भी रीजन है इसोफेगस को इंक्लूड करके सारे के सारे को क्या कह रहे हो आप? एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हो। और माउथ वाले रीजन को आप क्या कह रहे हो? बकल कैविटी। क्या कह रहे हो? बकल कैविटी कह रहे हो। तो माउथ, अब हम बकल कैविटी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो माउथ के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हम लिख रहे हैं माउथ। तो माउथ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, माउथ के सारी चीजें हमने स्टडी करनी है। तो माउथ के अंदर क्या होता है हमारे, लाइक बकल कैविटी दिखता है आपको, माउथ तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। बकल कैविटी हम माउथ को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस माउथ में क्या क्या चीज होती है? फर्स्ट एक तो होता है हमारा टंग। क्या होता है? टंग होता है। सेकंड टीथ होता है। टीथ के अलावा क्या होते हैं? सेलिवरी ग्लैंड होते हैं हमारे पास, सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स के अलावा कुछ और भी अपेंडेजेस होते हैं, कुछ भी और छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी वो सारी चीजें स्टडी करेंगे, लेकिन आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा टीथ। आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, है ना। अगर हम इन सारी की सारी चीजों के बारे में स्टडी कर लेंगे तो हम एक तरीके से पूरा बकल कैविटी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज है हमारी टीथ। तो हम अभी स्टडी करने वाले हैं टीथ के बारे में, ठीक है। तो टीथ क्या है? आपके जो दांत होते हैं आपके, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, तो ह्यूमन में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होती है, यानी 4 टाइप्स ऑफ डेंटिशन होता है ना। लाइक हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, है ना। अगर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो कितने होते हैं हमारे? एक होता है इंसीजर, इंसीजर, ठीक है, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गए, प्रीमोलर हो गए, और मोलार हो गए, है ना। ये 4 हमारे पास 4 टाइप की क्या होता है हमारे पास टीथ होता है ना। डेंटिशन हमारा क्या होता है? 4 टाइप के टीथ कंटेन करता है। एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। इन सबको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंसीजर को आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी एम से, और मोलर को एम से, ठीक है। ओके, तो तुम सबने देखा है, तुम सबको पता है कि जो भी हमारे दांत होते हैं, हमारे ये जो जॉ होता है, जॉ के सॉकेट में एम्बेडेड है ना। लाइक ये पूरा का पूरा, लाइक ये पूरा का पूरा जॉ जो है एक पूरा सॉकेट है, और सॉकेट में आपने टीथ ऐसे ऐसे करके अरेंज कर रखे हैं। तो इसी अरेंजमेंट के पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं हम थीकोडॉन्ट। क्या कहते हैं हम? थीकोडॉन्ट। तो थीकोडॉन्ट क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द सॉकेट ऑफ जॉ। The arrangement of teeth in the socket of jaw, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को कह रहे हैं थीकोडॉन्ट। तो जो भी हमारा टीथ होते हैं हमारे जॉ के सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, इसी वर्ड को हम क्या कह रहे हैं? थीकोडॉन्ट से रेफर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? थीकोडॉन्ट से कह रहे हैं, ठीक है। और हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं, तुम सबको पता है। और टीथ के अलावा, है ना, लाइक जो हमारे अंदर जो डेंटिशन होता है ना, तो हमारे में 2 तरीके से टीथ आते हैं। एक होता है एक टेम्पररी टीथ, जिसको आप दूध के दांत कहते हो, जिसको मिल्क टीथ भी कहते हैं, है ना, टेम्पररी टीथ कहते हैं उसको, है ना। उसके बाद आ जाता है परमानेंट टीथ, यानी आपके जो दूध के दांत होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से, ठीक है। तो इसको ही हम कहते हैं, इसी वर्ड को हम कहते हैं
डायफायोडोंट। डायफायोडोंट क्या है कि आपके पास दो अरेंजमेंट्स है, एक मिल्क डेंटिशन भी है, यानी एक मिल्क टीथ भी है आपके पास, और क्या है, परमानेंट टीथ भी है। तो इसी वर्ड को हम क्या कह रहे हैं, डायफायोडोंट कह रहे हैं। यानी मिल्क टीथ भी है आपके पास, मिल्क टीथ का भी है, जिसको हम टेम्पररी टीथ भी कह रहे हैं, टेम्पररी टीथ। और ये रिप्लेस हो जाते हैं, ये रिप्लेस होते हैं किससे, ये रिप्लेस होते हैं आपके परमानेंट टीथ से। ये किससे होते हैं, आपके परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं। और आपके पास दो अलग अलग टीथ के क्या है, आपके पास सीजन है, लाइक एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ। तो इसी को क्या कह रहे हैं हम, डायफायोडोंट। इसको क्या कह रहे हैं हम, डायफायोडोंट। और क्या हो सकता है, एक और वर्ड बनता है जिसको कहते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होते हैं, आपके पास चार अलग अलग टाइप के टीथ हैं, इसी वर्ड को हम कह रहे हैं हेटेरोडोंट। क्या रहे हैं, हेटेरोडोंट। यानी आपके पास अलग अलग टाइप्स ऑफ टीथ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, इसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे पास, इसलिए हम क्या कह रहे हैं उसको हेटेरोडोंट। हमारे जॉ में क्या लगे हुए हैं, टीथ अरेंजमेंट है, सॉकेट के अंदर अरेंज हो रखे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, थीकोडोंट। और हमारे पास दो डेंटिशन है, एक मिल्क डेंटिशन, एक परमानेंट डेंटिशन, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायफायोडोंट। तो तीन अलग अलग वर्ड से आपका परिचय हुआ है ना, एक हेटेरोडोंट, थीकोडोंट और डायफायोडोंट। ठीक है, तो ये थे आपके टीथ। और तुम सबको पता है कि ये सारे दांत किस वजह से यूज होते हैं, लाइक है ना, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे। इन सब का रोल आपको पता है, अपने को यही चीजें इंपॉर्टेंट थी कि हेटेरोडोंट, थीकोडोंट और डायफायोडोंट क्या होता है। इसके अलावा कि भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दांत है, लाइक इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब मैं कैसे पता करूं कि मेरे पास इंसिजर कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, मोलर कितने हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आया, और उस फॉर्मूले को कहते हैं हम डेंटल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डेंटल फॉर्मूला। और वो डेंटल फॉर्मूला क्या है, डेंटल फॉर्मूला सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हमने डिराइव कर रखा है। तो मिलकर डेंटल फॉर्मूला हम स्टडी कर रहे हैं, तो ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3। अब ये मैंने क्या बता दिया है, अभी यहाँ पे ध्यान से समझना। तो ये डेंटल फॉर्मूला जो होता है, ये आपके बस एक जॉ के लिए यूज होता है, लाइक हाफ जॉ के लिए यूज होता है, ओनली फॉर हाफ जॉ, ओनली फॉर हाफ जॉ। यानी आधे जबड़े के लिए हाफ जॉ, आधे जॉ के लिए, आपके लिए हाफ जॉ के लिए क्या यूज होता है, आपका ये डेंटल फॉर्मूला होता है। यानी आपका ये जो ये वाला पार्ट है, या तो ये वाला पार्ट है, हाफ जॉ कहलाएगा। इसके अंदर के लिए आपको ये पूरे के पूरे टीथ का फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला है। तो डेंटल फॉर्मूला आपको क्या क्या ये बता रहा है, ये बता रहा है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बता रहा है। ठीक है, यानी ये कहना चाहता है, और ये डिवाइड का साइन नहीं है ना, ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में डिवाइड का साइन नहीं होता, ये वाला अलग साइन है। ये कहने का क्या मतलब है, लाइक ये हाफ जॉ है, हाफ जॉ में ये जो अपर साइड है ये होगी अपर जॉ, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर जॉ, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा अपर जॉ। यानी ये ऊपर के जॉ, यानी ऊपर जबड़े में जितने टीथ हैं वो बता रहा है, वो भी हाफ में, याद रखना। और ये लोअर जॉ को बता रहा है, लोअर जॉ, ये किसको बता रहा है, लोअर जॉ को। तो हमारे पास कितने अपर जॉ में कितने होते हैं, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर 2, और हमारे मोलर कितने होते हैं, हमारे 3 मोलर कितने होते हैं, 3। ठीक है, ऐसे नीचे वाले में यानी लोअर जॉ में 2 1 2 3। अगर सबको सम करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 2 1 2 3, इसको करोगे तो ये हो गए 8 8 16 हो गए हमारे, 16 हो गए हमारे क्या, हाफ जॉ में। अगर मेरे को टोटल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हाफ जो है भाई दोनों जो है हमारे पास, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास कितने आ गए, 32 टीथ्स आ गए। कितने आ गए, 32 टीथ्स, यानी 16 इधर 16 इधर, तो टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। यानी हमारे पास टोटल 32 टीथ्स होते हैं। ओके, तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कितने होते हैं, अब ये तुम बड़े प्यार से बता सकते हो। ये हाफ जॉ का है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो है ना, तो पूरे के पूरे जॉब का आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर, ये है किसके लिए, ये है ह्यूमंस के लिए। अगर मैं बात करूं
है ना, कुछ अच्छे एग्जाम्स की बात करें लाइक, है ना, तो उसमें आपको एक हॉर्स का डेंटिशन भी पूछ लेता है। हॉर्स का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? हॉर्स का डेंटल फॉर्मूला, हॉर्स का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो हॉर्स का डेंटल फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली 3143 अपॉन में 3143, और बिल्कुल वैसे ही फॉलो करोगे आप, पहले इंसिजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर, ठीक है। तो ये हो गया इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और ये हो गया मोलर, ठीक है। और ये किसके लिए है? हाफ जॉ के लिए वैलिड है। ये एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस में, ये हॉर्स वाला मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है। तो ये था आपका हॉर्स का डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा एक और बात, हमारे पास जो टीथ्स होते हैं वो होते हैं 32 टीथ्स होते हैं, लेकिन क्या ये पूरी बात है? नहीं। जो अडल्ट्स होते हैं उनके पास होते हैं 32 टीथ्स, यानी सिर्फ 32 टीथ्स किसके पास होते हैं? अडल्ट्स के पास होते हैं। लाइक तो इससे पहले, है ना, तो जो हमारे टीनेजर्स होते हैं, लाइक 18 से नीचे वाले जितने भी एज के ग्रुप मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कितने दांत होते हैं? उनके अंदर होते हैं 28 दांत, है ना, 28 टीथ्स, 28 टीथ्स होते हैं उनके पास। तो उनके क्या डेंटिशन का फॉर्मूला अलग होगा? हाँ, उनके डेंटिशन का फॉर्मूला अलग होता है। और जो ये 28 टीथ जो के बाद जो 32 टीथ लाइक बचे हुए 4 जो आते हैं, उनको हम अकल का दांत भी बोल देते हैं, तुम सब जानते होगे ना, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? विजडम टीथ भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ। तो हमारे पास वो 4 टीथ कब आते हैं? अकल का दांत के हिसाब से, ठीक है। तो जो हमारे जो विजडम टीथ हैं वो उस एज में आते हैं जब असली में इंसान को अकल आती है, लाइक 28 लाइक कब 18 के बाद ही आती है, लाइक 20-21 के अप्रॉक्सी जब असली अकल आती है तभी अकल के दांत आते हैं, जिनको हम विजडम टीथ कह रहे हैं। तो तब तक होता क्या है? तो आपके क्या प्रीमोलर गायब हो जाते हैं पूरे के पूरे? ना, पूरे के पूरे प्रीमोलर गायब नहीं होते। असल में क्या होता है कि जो आपके मोलार्स जो होते हैं वो प्रीमोलर्स की जगह ले लेते हैं। जो आपके मोलार्स जो होते हैं वो प्रीमोलर की जगह ले लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि पूरे के पूरे जो ये 2 टीथ हैं ये पूरे के पूरे गायब नहीं होंगे, प्रीमोलर जो है वो पूरे गायब नहीं होते। वो क्या करते हैं? आपके मोलार जो होते हैं वो प्रीमोलर की जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस में ये आते हैं कि भाई जो हमारे जो मिल्क डेंटिशन होता है या टेम्परेरी टीथ्स होते हैं या जो भी विजडम टीथ जब नहीं आते हैं तो आपके कौन से टाइप्स ऑफ टीथ नहीं होते, या आपके ऑप्शन के हिसाब से कुछ भी होगा, तो उसमें एक ऑप्शन ये होता है कि उनके अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते, या मोस्ट ऑफ द बच्चे ये करते हैं कि उनके अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते। गलत है। प्रीमोलर लाइक वो ऐसा बोल देते हैं उनके अंदर मोलर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रीमोलर की जगह है वो कौन ले लेता है? हमारे मोलर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजें स्टडी करेंगे, ठीक है।